हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा IQ। परीक्षा IQ की इस वीडियो में आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल के 2024 में हुए एग्ज़ाम के 9 सितंबर के शिफ्ट 3 का मैथ्स का सॉल्यूशन। इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल वे में करने की कोशिश करी गई है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आगे आने वाले जो भी मेंस के एग्ज़ाम हैं या फिर और भी रेलवेज़ या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी की प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिले। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर था। वो कह रहा है कि मैं सॉल्ट जो है वो 25 रुपए किलो पर बेच रहा हूँ और कॉस्ट प्राइस जो है सॉल्ट की वो भी 25 रुपए पर किलो है। तो जितने में वो खरीद रहा था उतने में ही वो बेच रहा था। तो इस बात से वो सेटिस्फाई नहीं था और उसने कहा कि चलो कुछ मुनाफा कमाया जाए। कैसे? वो कह रहा है कि मैं हर 1 किलो में से 200 ग्राम जो है हटा लूँगा। कहने का मतलब ये है, जो 1000 रुपए की जो 1000 ग्राम चीज़ थी, ठीक है? वो उसको 800 ग्राम बेच रहा है, ठीक है? या इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि 800 रुपए की चीज़ को वो 1000 रुपए में बेच रहा है, ठीक है? तो अगर मैं इसे ऐसे रुपए में मानकर कर लेता हूँ, तो मतलब उसे कितने रुपए का मुनाफा हो रहा है? 200 रुपए का। कितने रुपए पे? 800 रुपए पे। और यही उसका क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना, तो कितना आ गया? 1/4 मतलब कितना? 25%। और यही मेरा आंसर होगा। ठीक। अब देखिए इस सवाल में वो क्या बोल रहा है कि एक्स वाई और जेड अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं और एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 है। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 है और वो लीस्ट वैल्यू आपसे पूछ रहा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। देखो ये लीस्ट कब बनाएंगे, मतलब इनका कितना होना जरूरी है, कितना होना ज़रूरी है, मतलब x का कितना होना ज़रूरी है। अगर आपको इसकी लीस्ट वैल्यू पता करनी है 1/x की, इसका मतलब आपको x की क्या वैल्यू पता होनी चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो ताकि इन तीनों का एडिशन 1 हो जाए। तो x की मतलब इनकी आपस में फिर क्या होगी? इक्वल होगी वैल्यू। मतलब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो, इनको हम ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तभी उनका सम क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हर एक के पास कितना आएगा? 1/3 आएगा। x के पास 1/3, y के पास 1/3, z के पास 1/3। तो इन तीनों की ये वैल्यू हो गई। तो जब आप 1/x करोगे तो वो कितना चला, वो 1/x कितना पहुंच जाएगा? 3 पहुंच जाएगा। 1/y कितना हो जाएगा? इतना। 1/z कितना? इतना। तो इनकी वैल्यू क्या आ गई? 9। तो यही मेरा आंसर आएगा कि लीस्ट वैल्यू इस एक्सप्रेशन की जो है वो 9 आएगी। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, इफ 784 5k 854 इज डिविजिबल बाय 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अगर ये 11 से डिविजिबल होना है तो पहले ये देखो 7845k 854, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 11 कैसे करते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, उनका सम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो पहले ऑड प्लेसेस का देख लेते हैं। 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 + 8 25। तो ये 25 हो रहा है। तो अब ये भी मेरा क्या होना चाहिए? 25 होना चाहिए। तो 5 है ना, प्लस के प्लस 4 9, 9 एंड 7 वॉट 16। तो 16 + के, तो के की वैल्यू मैं क्या रखूँ ताकि 16 + के क्या आना चाहिए? 25 आना चाहिए। तो के को क्या रखोगे आप ताकि ये 25 आ जाए? 9। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करें। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, रमेश के पास 18,000 रुपए हैं। 7,000 उसने बैंक में जमा कर दिए 5% ब्याज पे। 6,000 उसने दूसरे बैंक में जमा कर दिए 6% ब्याज पे। और 1160 उसे सिंपल इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो पूरा मिला। अब देखो 7,000 उसने अगर 5% पे उसे मिले तो एक साल बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा भाई? 350 रुपए। ठीक है, और इस पे उसे ब्याज कितना मिलेगा? 6%, 360 रुपए। ठीक है, अब उसे टोटल ब्याज जो है, टोटल ब्याज कितना मिल रहा है? 1160। तो यहां मैं कितना रखूं ताकि मेरा 1160 आ जाए?
ठीक है, ठीक है। 6 11 हाथ से लगा, एक 3 3 6 और एक 7, 710 ये हो गया। यहाँ 710 घटा दो 450, तो यहाँ मतलब मेरा क्या आना चाहिए, 450 आना चाहिए। तो अब ये जो 450 है, ठीक है, अब यहाँ 11 आप 13 आप कर चुके, 13 कर चुके, तो 5000 जो है वो बचा आपका, ठीक है। तो 450 कितना परसेंट होगा 5000 का, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो 9/100, तो ये कितना आ गया, 9% आ गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा, 9% विल बी माई आंसर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है यार, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ कितना है तुम्हारा 8, ब्रेथ कितना है 4, हाइट कितना है 6, 8 4 से 32, 32 इंटू 6 कितना 192, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 192। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो हमें बोल रहा है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 10 सेंटीमीटर, एंगल जो है 30 डिग्री। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछ रहा है। देखिए सेक्टर क्या है, सर्कल है, इसका कोई भी ये हिस्सा, ठीक है, ये जो हिस्सा होगा ये पूरा, ये इसका सेक्टर होगा। इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये रेडियस और ये पार्ट, ठीक है। तो मतलब इस पार्ट को हम लोग कैसे बताते हैं कि 2 पाई r थीटा अपॉन 360, ठीक है। ये तो ये वाला पार्ट हो गया, इतना हो गया। लेकिन हमें पूरा पेरीमीटर बताना है, तो इसमें ये दो क्या हो जाएंगे, ये दो रेडियस भी जुड़ जाएंगे, तो +2r हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है 30, है ना। 2 पाई r इंटू 30/360 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 12, 2 से 1 काट दो 6, तो पाई r/6, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.14, रेडियस कितना है 10, तो 31.4 डिवाइड बाई 6 हो गया, ठीक है। प्लस क्या करना है 2r, मतलब +20 करना है, तो मतलब 20 से तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। और ठीक ठाक ज़्यादा आएगा, तो ये तो आंसर नहीं है। 6 5 ज़ा 30, है ना, 6 2 ज़ा 12, तो 5.2 कुछ आएगा, तो मतलब 25.2 आ जाएगा, तो यही मेरा आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा 25.2, ठीक है। इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या बोल रहा है कि अ पाइप कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 12 आवर्स, बट ड्यू टू लीक एट द बॉटम इट इज़ फिल्ड इन 18 आवर्स। मान लो ये ए पाइप है, ये किसी टैंक को 12 घंटे में भर रहा था, लेकिन अब एक लीक हुआ उसमें से, ठीक है, तो उसकी वजह से 18 घंटे में भरने लगा। तो अब लीक को मैं नाम दे देता हूँ -B, ठीक है। -B इसलिए क्योंकि वो लीक कर रहा है, ठीक है। तो 18 घंटे हुए, तो 36 इसका क्या मान लो कि भाई टोटल वॉल्यूम जो थी वो 36 थी, ठीक है। तो 3 यहाँ आ जाएगा और ये 18 टाइम्स आएगा, 18 2 ज़ा 36, तो मतलब ए की वैल्यू 3 है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा लीक को एम्प्टी करने के लिए इस टाइम को, तो कितना टाइम लगेगा 36 डिवाइड बाय 1, मतलब कितना 36 आवर्स, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 36 आवर्स, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में उसने हमें एक ग्राफ शो कर रखा है, और ग्राफिकल क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, यहाँ पर उसने हमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ़ रेफ्रिजरेटर्स है, और ये कंपनीज दी हुई हैं। ब्लू वाले में प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि कैपेसिटी कितनी हो, और ऑरेंज वाले में कि कितना प्रोडक्शन किया है 2018 में। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि द रेफ्रिजरेटर्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी सी फॉर्म्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। तो ये ऑरेंज वाले बॉक्सेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो सी ने कितना प्रोडक्शन किया, सी ने किया 150, 150 का आप 15 ही ले लो, ठीक है, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। फॉर्म्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, तो टोटल यही वाले देखने हैं हमें, ठीक है। तो 15 और 19 कितना हो गया 34, है ना, 34 और 4 38 और 10 48, तो ये आ गया 48, ये आ गया टोटल। जीरो वाले हमने हटा दिए कैलकुलेशन आसान के लिए, अब इसे कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, 16, ठीक है। अब ये कितना आएगा 1/16 क्या होता है, 1/16 के आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। तो 1/16 होता है 6.25, तो इसको 5 टाइम्स करना है बस, 5 5 12 11 12 5 30 31, ठीक है। तो 31.25 आंसर आ गया, तुम्हारा आंसर क्या आ गया 31.25%।
अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि इन अ क्लियरेंस सेल अ साड़ी हुज मार्क्ड प्राइस वाज 10490 इज नाउ सोल्ड फॉर इतना। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमने इस पर कितना दिया, ठीक है, सिंपली डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। देखो इसको बेस्ट तरीका कैलकुलेट करने का ये है कि आप इसको विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ही काफ़ी तेज़ी से मार्क कर सकते हो। आप ये देखो कि डिस्काउंट देने के बाद लास्ट में मेरा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर मेरा बनेगा कुछ 10। जब मैं यहाँ से कैरी लूँगा तो मेरा कुछ परसेंटेज इस टाइप का होना चाहिए कि 10 में से माइनस करके 1 आ रहा हो, ठीक है। तो मुझे साफ साफ एक तो ये दिखाई दे रहा है कि भाई 10% में ऐसा होगा कि डायरेक्ट माइनस करते ही एकदम से 1 आएगा यूनिट डिजिट में। तो एक बार मैं करके देख लेता हूँ ट्राई करके। तो 10490 और इसका 10% कितना होगा, 1049। तो माइनस करके देख लो आप कितना आ जाएगा, ये आ गया 41, ठीक है, ये आ गया 4, ये आ गया 9। तो वही आ गया जो हमें चाहिए था। तो हमारा मतलब 10% अज्यूम करना क्या हो गया, सही हो गया, और ये हमने तेज़ी से मार्क कर दिया। तो आप इसको व्यू करके भी एकदम से कैल मार्क कर सकते हो तेज़ी के साथ, ठीक है। और बाकी अगर देखोगे तो बाकी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि जिसमें यूनिट डिजिट आपकी वो अ, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके 1 दे पाए। तो इसलिए वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर वैसे करना हो आपको लॉन्ग तरीके से तो वो भी कर लो कि 10490 है, ठीक है, 9441 है, कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया देखो आप, 1049। अब 1049 जो है इसका कितना परसेंट है, ठीक है, 10%। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी तरीका सही है। अब देखिए इस सवाल पे वो सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम लोग ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। आप इस ब्रैकेट की तरफ जाइए सबसे पहले, ठीक है, बाकी सारा लिखे रहने दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, 14 - 4 10। और अब इसे सॉल्व करें, 7 - 10 क्या आ जाएगा, -3 आएगा। तो यहाँ -3 लिख दूँ। अब यहाँ बाहर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इस वाले ब्रैकेट को देखिए, 7 8 9 10 11 11 ये हो गया, -7 ये हो गया, ठीक है। और बाहर क्या हो गया, -13। तो 13 माइनस क्या करेंगे हम लोग, ये कितना आ गया, -4 + 3 कितना आ जाएगा, -1 + 14। तो ये कितना आ जाएगा, 13 - 13, राइट। तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर मेरा क्या है, 0, ठीक। देखिए इस सवाल में वो हमसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 64/3 एंड द सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ये होता है 2πr θ/360 +2r, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये तो आर्क हो गया और ये क्या हो गया, 2r वाला, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। थीटा तुम्हें क्या दे रखा है, 60 डिग्री। तो यहाँ 60 पुट कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, 6 6 36, और ये कितना आ जाएगा 3। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, πr/3 + 2r। और इसकी वैल्यू उसने दी हुई है आपको 64/3। अब इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आ जाएगा, आर आप बाहर ले लीजिए, ये आ जाएगा 22/7 3 सा क्या आ जाएगा, 21 + 2 = 64/3, ठीक है। इसको यहाँ पर 2 और कॉमन ले लो। 2 कॉमन लोगे तो ये क्या बच जाएगा, 11, और ये बच जाएगा 1, ठीक है। और उस 2 से इसको काट दो तो ये क्या बन जाएगा, बच जाएगा 32। अब इसको ऐड कर लो, 21 + 11 क्या हो जाएगा, 32/21 r = 32/3, ठीक है। ये 7 टाइम्स जाएगा तो रेडियस तुम्हारा क्या आ जाएगा, रेडियस तुम्हारा आ जाएगा 7, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन से तुमने रेडियस निकाल लिया। अब तुम्हें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, πr² θ/360 डिग्री, ठीक है। अब r² कितना हो जाएगा, 49 इंटू थीटा तुम्हें दिया हुआ है 60/360 कितना हो जाएगा, 6। अब इसको और सॉल्व कर लो, इसको 22, इसको 7, तो ये कितना आ जाएगा, 7 ज़ा 2 11 ज़ा 2 3 ज़ा, तो कितना आ जाएगा, 77/3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 77/3, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि थीफ नोटिस्ड अ पुलिसमैन एट अ डिस्टेंस ऑफ 600 meters. The thief started running and the policeman chased him. Thief and policeman are running at 12 and 15 km/h. तो find the time required for policeman to catch the thief. देखो सर डिस्टेंस कितना है, 600 मीटर का है। यहाँ पर
थीफ भाग रहा है, ठीक है, यहाँ पुलिसमैन भाग रहा है, और थीफ भाग रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, पुलिसमैन भाग रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो टाइम निकालना है, कितना टाइम लेगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सबको पता है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 600 मीटर। अब स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड हम लोग निकालेंगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, थीफ भी उसी डायरेक्शन में भाग रहा है, पुलिसमैन भी उसी डायरेक्शन में भाग रहा है। तो इनकी स्पीड का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये 3 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 कर देंगे, ठीक है, तो ये सेकंड में आ जाएगा। तो 600/3 × 5, 18 ऊपर चला जाएगा, 18 यहाँ आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि टाइम हमें मिनट्स में निकालना है, तो मिनट्स के लिए ये सेकंड में आएगा, इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 60 से। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा क्या आ गया, 10 टाइम्स चला गया, है ना। और ये हो गया 3 6 18, 5 2 10, तो कितना आ गया, 6 2 12, मतलब 12 मिनट लगेंगे पुलिसमैन को थीफ को पकड़ने के लिए, ठीक। अब देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 12%, देन इंक्रीज बाय 23%, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज नाउ डिक्रीज्ड बाय 34%। क्या हुआ कि पहले वो नंबर भाई इंक्रीज हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर उस नंबर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, 100 से 123 होगा। उसके बाद उस नंबर को इन्होंने डिक्रीज कर दिया 34% से, मतलब अगर 100 था तो मेरा 66 हो गया। तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज बताना है। अब इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा वो हम देखते हैं। तो आपका मेन मकसद है ये कैलकुलेट करना, ये मल्टीप्लाई ठीक से कर लेना, ठीक है। तो 123 और 112 ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 3 2 1, तो ये कितना आ रहा है, 6 3 4 5 6 7 3, ये आ रहा है। अब इसी का 66 से मल्टीप्लाई का देखना है। तो 6 6 36, 7 6 42, 45 54, 7 6 42, 46 64, 6 3 18, 19 20 21 22, 6 1 6 7 8, तो ये आ रहा है। इसको 11 से और कर लो, 8 2 6 5 6 और कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा 9 + 9। तो ये लगभग लगभग बैठ रहा है, लगभग लगभग ये बैठ रहा है 909। तो मतलब इतने से 1000000 से इतना बैठ रहा है, तो लगभग लगभग कितना परसेंटेज में ये डिक्रीज हो गया, इतने से इतना आ रहा है ना। तो मतलब लगभग कितना परसेंटेज हो जा रहा है ये, 9% डिक्रीज, है ना, 9% डिक्रीज हो जाएगा, वही हमारा आंसर है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि दो ट्राइंगल्स हैं ई एफ जी और एच आई जे, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ जी 124 दिया है, तो एच आई जे का एरिया क्या होगा। देखिए, जब भी दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ये दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराने की कोशिश करें तो दोनों ट्राइंगल्स सुपर इम्पोज करते हैं। सुपर इम्पोज मतलब एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका एरिया रहेगा वही इसका एरिया भी रहेगा। तो अगर इसका एरिया 124 है तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा, ठीक है। तो 124 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी की यही कंडीशन होती है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में देखो आप, वो बोल रहा है कि अगर इन सब सामान की वैल्यू 5/4 है तो इस सामान की वैल्यू बताओ क्या होगी। सिंपली आपसे ये बोल रहा है वो। तो इसमें आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर tan थीटा आ रहा है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि इसको भी मैं tan थीटा बनाने की कोशिश करूँ। tan थीटा कैसे बन सकता है, अगर मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा ले आऊँ, तो इस पूरी इक्वेशन को अगर आप cos थीटा से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 tan थीटा +4, cos थीटा 1 हो जाएगा। और इसको भी cos थीटा से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 9 tan थीटा -2। इन सब की वैल्यू 5/4 है, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 28 tan थीटा +16 =
45 tan थीटा माइनस 10, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 17 tan थीटा इज इक्वल टू, इधर ले जाओ 26, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 26/17, ठीक है। अब ये tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जब tan थीटा ही है तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 676/289, ठीक है। तो अब ये 676 डिवाइड बाई 289 प्लस 5 आ जाएगा, और एक आ जाएगा 676/289 माइनस 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 289 इंटू 5 कितना हो जाएगा भाई, 2 1 0 2 4 8 2 4 8 1445 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा आंसर कैसे बनेगा, 676 प्लस 1445 डिवाइड बाई 676 माइनस 1445। इससे मेरे को एक चीज़ पता चल गई कि आंसर मेरा पॉजिटिव नहीं रहने वाला, आंसर मेरा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ज़्यादा वाला, तो नेगेटिव आएगा, या तो ये होगा या ये होगा। अब देख लेते हैं कौन सा होगा। यार यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, तो देन ऑब्वियसली यही होगा। देखो इन दोनों को ऐड करके क्या बन रहा है 2121, और ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बैठेगा 769। तो मेरा आंसर क्या आ गया 2121 डिवाइड बाई। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि अगर a प्लस बी जो है वो 2c के बराबर है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो सही है। a प्लस बी अगर 2c के बराबर है तो a प्लस बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये c प्लस सी के बराबर है। इसमें से आप एक c इधर ले जाइए और b इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस बी, ठीक है। और उसके बाद क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों की। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, c माइनस बी के होल स्क्वायर के, ठीक है। और अब आप इसको सॉल्व करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। और सॉरी, यहाँ पर आपका a माइनस सी आएगा, ठीक है, ये c आएगा, ये c आएगा, तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को देखो, काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता लग रहा है ना। अगर मैं बी सी को इधर ले आऊँ, ए स्क्वायर प्लस 2bc किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac के, सॉरी, यही आंसर है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में उसने आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें डेज दिए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भाई प्रिंटर्स के नाम दिए हुए हैं, और वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन वेंसडे वाज 15% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पेज प्रिंटेड बाय प्रिंटर्स ऑन सैटरडे। तो सैटरडे में कितने हुए पहले उनका टोटल, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे में जितने हुए वो 15% ज़्यादा थे, तो मैं वेडनेसडे वाले निकालने हैं। तो वेडनेसडे वाले आप कब निकाल पाओगे, पहले सैटरडे वाले तो निकाल लो। तो इनका टोटल कर लेते हैं, पहले 0 आ जाएगा, 9 8 कितना आ जाएगा 17 20 24 4 2 8 10 15 16 17 एंड 5 22, तो 2 7 8 9 9 एंड 6 15 15 एंड 1 16 16 और 8 24, तो 4 और 2 2 और 1 3, तो ये टोटल आया। अब 15% ज़्यादा है, 15% का मतलब होता है 20 से 23 तक जा रहे हो आप, ठीक है। अगर कोई चीज़ 23 और 23 हो रही है तो 20 किसको रिजेंबल कर रहा है, इसको कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको निकाल लो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 2 1 2 7 14 1712, तो अब आपको 1712 मल्टीप्लाई बाय 23 करना है, क्योंकि ये मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल कर आया है। तो देखो एक तो आंसर हमें डायरेक्टली वैसे ही दिख रहा है कि यूनिट डिजिट 6 होनी चाहिए, और इसी में सिर्फ यूनिट डिजिट 6 है। बट अगर आपको पूरा कैलकुलेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। इसको कर लो, 1712 23 3 2 6 5 3, तो ये आ जाएगा 67393, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक स्टॉक पोर्टफोलियो है, उसमें 4 स्टॉक्स हैं। स्टॉक ए में 20% है और वो रिटर्न दे रहा है 6% का। स्टॉक बी जो है, तो स्टॉक ए का मैं बता देता हूँ, ये 20% है और ये रिटर्न कितने का दे रहा है 6% का। तो अगर टोटल मैं 100 मान रहा हूँ, ठीक है, तो ये सिंपली 20 हो गया, और ये रिटर्न कितने का दे रहा है 6%, मतलब 1.2 का।
बी जो है वो 30% ले रहा है, तो मतलब 30 हो गया, और रिटर्न कितने का दे रहा है 8% का, तो 8 3 से क्या आ जाएगा 24, तो 2.4 का। सी जो है वो 20% ले रहा है और रिटर्न कितने का है 4% का, तो ये हो जाएगा 0.8 का। और डी जो है वो रिमेनिंग 30 ले रहा है पोर्टफोलियो के और उसका नेगेटिव रिटर्न है 5% का ना, ये नेगेटिव ध्यान रखना, यहाँ माइनस साइन लगेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.5, ठीक है। अब आपको एवरेज रिटर्न निकालना है, तो मतलब आपको ये निकालना है, ठीक है, इतने का फायदा मिलेगा आपको, इतने का फायदा, तो कितना कितना हो गया ये, कितना हो गया ये हो गया 3.6, 3.6 प्लस 0.8 4.4, इसमें से 1.5 में माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 2.9, तो मेरा ये क्या आ गया 2.9 का मेरे को फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इतना ही मेरा क्या आ जाएगा रिटर्न आ जाएगा पोर्टफोलियो में, ठीक है, 2.9%। अब इस सवाल को देखिए ध्यान से, इसमें ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू दे रखी है और कॉस थीटा कोसेक थीटा आपसे पूछ रहा है, तो बेस्ट तरीका क्या रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको, ये हो जाएगा 4 सेक थीटा प्लस 4 टैन थीटा इज इक्वल टू 7 सेक थीटा माइनस 7 टैन थीटा। सेक थीटा को इधर ले जाओ, टैन थीटा को इधर ले जाओ, ये आ जाएगा 11 टैन थीटा इज इक्वल टू 3 सेक थीटा। टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दोगे, ठीक है, कॉस थीटा ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये बचेगा, तो तुम्हारा साइन थीटा क्या आ जाएगा 3/11 रह जाएगा। साइन थीटा ये है, कोसेक थीटा पूछ रखा है, इसका रेसिप्रोकल 11/3 हो जाएगा और वही मेरा आंसर हो जाएगा। इतना टाइम लगना है बस इसमें, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि उसने ये हमें टेबल दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर ईयर हैं, यहाँ पर सारी कंपनीज हैं। सवाल वो ये पूछ रहा है कि किस कंपनी का जो है मैक्सिमम एवरेज आएगा प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट्स का। तो एवरेज क्या है, एक तरह से आप टोटल निकाल लो, टोटल जिसका मैक्सिमम होगा एवरेज भी उसी का मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो क्विक कैलकुलेशन कैसे रहेगी कि यार देखो 200 तो सब में है ही, तो 800 तो होगा ही, 800 प्लस होगा, बट कितना होगा, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। 43 42 होगा, 85 85 और 10 11 और 10 11 और ये 48, तो ये हो गया 65 165, तो ये कितना आ जाएगा 965, ठीक है। तो C1 का कितना आ गया 965। अब आप ये देखो इसी तरह से ये होगा 800 प्लस ये कितना आ जाएगा 44 44 88, ठीक है, 88 और 40 कितना हो जाएगा 128 है ना, 128 हो जाएगा, 128 और 40 168 कम 167, तो ये आ जाएगा 967, ठीक है। और अगर इसको करोगे आप टोटल है ना, तो यह आ जाएगा 800 प्लस कितना आ जाएगा 44 और 6 50 80 11 110 15, तो ये आ जाएगा 15 4 45, तो 145 ये आ जाएगा, 945 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनको करोगे तो ये जाएगा 800 प्लस 70 70 और 8 10 90, तो ये जाएगा 160, तो ये जाएगा 960। तो मैक्सिमम इनमें से कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, तो C2 मेरा क्या आ जाएगा मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है, C2 आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस सवाल में वो बोल रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर है, उसमें बाइसेक्टर हैं एंगल क्यू और एंगल आर के, और वो पॉइंट ओ पर मीट कर रहे हैं। तो पी क्यू और आर ये तीन एंगल्स हैं इस ट्राइंगल पी क्यू आर के, और इसके बाइसेक्टर जो हैं क्यू का और आर का जो बाइसेक्टर है वो पॉइंट ओ पर मीट कर रहा है इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर एंगल क्यू ओ आर 107 है तो एंगल पी पूछ रहा है क्या होगा। देखो हमें ट्राइंगल की एक बात तो पता है कि जो इंटरनल बाइसेक्टर वाला होता है ये एंगल जो होता है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल होता है 90 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है, ये मुझको पता है। तो हमें इसी बात का इस्तेमाल करते हुए हम आंसर निकालेंगे कि 107 की वैल्यू जो होगी वो 90 माइनस P/2 होगी। तो इससे ये घटाओगे कितना आ जाएगा 17 की वैल्यू P/2 के बराबर आ जाएगी, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 34। मेरा आंसर क्या आ गया 34, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, उसने दो इक्वेशंस दी हुई हैं आपको, एक इक्वेशन ये है दूसरी इक्वेशन ये है, और वो कह रहा है ये दोनों इक्वेशंस आपस में पैरेलल है। तो वो कह रहा है बता कि k² + 6 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अगर इस टाइप की इक्वेशन हो कि a1x + b1y + c1 = 0,
और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर ये आपस में पैरेलल होती हैं तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होता ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख लो कि 4 अपॉन के माइनस टू, ये x के कोफिशिएंट हो गए, इज इक्वल टू वाई के कोफिशिएंट देख लो, के माइनस टू अपॉन 9 इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे, z के कोफिशिएंट के। ठीक है, अब आपको ये वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, के माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। इसका मतलब के माइनस टू की वैल्यू क्या आ गई 6, भाई अंडर रूट हो गया, तो के कितना आ जाएगा 8, तो के की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई। अब वो मेरे से क्या मांग रहा है, के स्क्वायर प्लस 6, तो 8 का स्क्वायर क्या आ गया 64, 64 प्लस 6 क्या आ गया 70, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा सर। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि मीन प्रोपोर्शनल बता इन दोनों का क्या होगा। तो दो नंबर अगर ए और बी हैं तो इनका मीन प्रोपोर्शनल पता है क्या होता है, अंडर रूट ए बी। ठीक है, ये होता है। तो वही हम लोग करेंगे अब कि अंडर रूट ऑफ 8a² इंटू 18 अपॉन ए की पावर 4, यही मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर से पहले ए को ये काट दो, यहाँ ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको बाहर ले जाओ तो 1 अपॉन ए तो आएगा मेरा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ऑब्वियस बात है आंसर यही होना है कि यहीं पे 1 अपॉन ए आ रहा है। इसको और कैलकुलेट करना चाहते हो फिर भी आप तो भैया कर लो, 18 8 का क्या होता है 144, 144 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 12, तो 12 अपॉन ही मेरा आंसर आएगा। ठीक, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब चैनल परीक्षा IQ, ताकि और भी अपडेट्स जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको अपडेट मिलती रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड सर्कल जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, नॉट ओनली ऑफ SSC बट ऑफ रेलवेज, NVS, बैंकिंग, क्योंकि आने वाले टाइम में इनसे रिलेटेड वीडियोस भी इस पर अपलोड होंगी और कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें और चैनल को अपना सपोर्ट देते रहें। धन्यवाद।